महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। उसको उनके चरित्र से जोड़ करके देखा जाए। मुकेश अंबानी जी अपने लड़के को कंपनी दे देते हैं, हमको आपको क्या दिक्कत है? तो उनकी व्यक्तिगत बात है। 145 करोड़ लोगों से परिसीमन का अधिकार छीन लिया गया। आप अपनी माँ का सम्मान करें, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत होगी। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसपे आप युवाओं को सीधे बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? राजनीतिक दल में पैदा हुआ व्यक्ति वही केवल राजनीति में योग्य है। 2 बार के बाद राष्ट्रपति बनने की बाध्यता है कि आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। क्यों? जरूरी थोड़ी है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें सबसे बेहतर मैं ही हूं। इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति आचार्य चाणक्य को माना गया है, तो क्या वो शासक थोड़ी थे? नीति को निर्धारित करना और शासन को चलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। मायावती जी मानी जाती है, 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, कद्दावर नेता हैं, दलितों की सबसे प्रमुख नेताओं में से। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पार्टी का वो हाल किया, दलित राजनीति की वो स्थिति करी कि राज्यसभा और लोकसभा में उनकी स्थिति शून्य हो। निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा से चुनकर आए, लोकसभा चुनाव उनको लड़ा करके देखिए, उनको जनता के मुद्दे कैसे पता होंगे? वो बोल देती हैं कि हम प्याज तो खाते ही नहीं है। देश में प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को क्यों नहीं? जो छात्र राजनीति का हिस्सा न रहा हो, लेकिन वो छात्र राजनीति को क्यों बंद करना चाहता है? क्या स्थिति आ पड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी थी कि जब देश में इमरजेंसी था, आपातकाल था, तो 1976 में वर्तमान सरकार, तत्कालीन सरकार उस पर रोक क्यों लगाती है? स्वागत है आप सभी का आज के शो में। मेरे साथ जो गेस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके गांव में बड़ी फेमस कहावत है। वो कहावत है कि जो जागा हुआ है उसको कैसे जगाएंगे, आप सोए को ही जगा सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझाने के लिए और भी ज़्यादा राजनीति, यूथ, महिलाओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ने वकालत पढ़ी है, वकालत पढ़ने के बाद सर ने देश के लिए कुछ करने का ठाना और उसके लिए उन्होंने बनाई आई युवा। आई युवा के जरिए वो देश को देना चाहते हैं नौजवान लोग जो पॉलिटिक्स में जाकर देश को बदलने का मादा रखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। जैसे कि इंट्रो से पता लगा कि आप देश के युवाओं को मोटिवेट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए, लेकिन अगर हम देखें देश और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, हम बात करें चाहे मोदी जी की, ट्रम्प की, व्लादिमीर पुतिन की, तो सबकी उम्र 60+ है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में हैं वो युवा है, तो वो किसको अपना आइडल माने? नहीं, देखिए, आइडियल मानने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति के उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपना सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कारण क्या है कि उनकी जो कार्यशैली है, उनको अपने जिस तरीके से अपने आप को रखते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं, काम करने की जो उनकी शैली, मैं उनका व्यक्तिगत प्रशंसक हूँ। उम्र इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात के लिए है कि आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे युवा जो है, युवा का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए। पद कुछ गिनती के हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक पद है, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति में जो और पद हैं, जैसे 543 हमारे आज सांसद हैं, लगभग 4200 से ज़्यादा विधानसभाएं हैं, ऐसे बहुत सारी और संस्थाएं हैं जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो नहीं है, और उस अनुपात से नहीं है जिस अनुपात से होना चाहिए। और ख़ास करके जब भारत के संदर्भ में बात होती है तो भारत युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ की लगभग 65% के आसपास की आबादी युवाओं की है, और युवाओं को देश के नाम से ही पूरे विश्व में इसको जाना जाता है, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ इस फील्ड में है तो उसका उपयोग हमको अपने राजनीति के क्षेत्र में करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का मतलब जो हमारे देश में लोगों को जानते हैं या बताया गया वो अलग है। राजनीति हमारी नीतियों को निर्धारित करती है। तो वहाँ पर अगर युवा रहेगा, एक नए परिवेश में रहेगा, अपने नए जोश, नए जुनून, नए ज्ञान, नए तकनीक के साथ रहेगा, तो देश के विकास में अपनी भागीदारी को देगा, और इसी भागीदारी से आप अपना देश आगे बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। तो इसी विचार को मैं लेकर के लंबे समय तक इस पे काम कर रहा हूँ कि उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसलिए युवा का जो मुख्य उद्देश्य है कि राजनीति में युवाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएं, क्योंकि जब तक युवाओं को मौका नहीं मिलेगा वो आगे बढ़
नहीं पाएंगे। अब बढ़ नहीं पाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान में युवाओं के प्रति राजनीति को लेकर के बहुत नीरसता के भाव हैं या निगेटिव भाव हैं, वो पैदा होते जा रहे हैं। तो वो राजनीति से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती दूरी जो है वो देश के लिए किसी भी तरह से सुखद नहीं है। तो हमारा हमेशा से मानना है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि जो अब नए दौर की हम जब बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही, सिचुएशन बदल रही, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उस परिस्थिति में अगर वो लोग रहेंगे जिनके अंदर उनको समझने की, जानने की और उनको बदल पाने की या उनको बेहतर करने की क्षमता है, तो देश के लिए बहुत बेहतर स्थिति स्थापित होगी। लेकिन सर, युवाओं के पॉलिटिक्स में जाने के बाद क्या ये ज़रूरी है कि वो पॉलिटिक्स को बदल सकेंगे? क्या ऐसा नहीं है कि सिस्टम ही युवाओं को बदल दे? देखिए, ये परिस्थितियां तब पैदा होंगी जब वो आएंगे। अगर हम अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि जिस भी बड़े नाम को आप जानते हैं वो युवा ही रहे हैं। हमारे देश का जो अगर पौराणिक इतिहास में चले जाएंगे तो भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध सारे युवा अवस्था के ही थे। अगर हम बीच में आ जाते हैं तो जितने हमारे महापुरुष या बड़े नाम रहे सारे युवा रहे हैं। अगर आज शंकराचार्य की आप बात करेंगे तो उन्होंने युवा अवस्था में ही पूरे धर्म और या जो चारों धाम या सारे सनातन की जो मुख्य व्यवस्था है उसको स्थापित किया। विवेकानंद जी को आप देख लीजिए। अगर आप उस तरीके से जाएंगे तो पृथ्वीराज चौहान से लेकर के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनका आप इतिहास देखेंगे जिनसे हमारा देश गौरवान्वित होता है, वो सारे युवा थे। अगर देश की आज़ादी की लड़ाई की बात आप देखेंगे तो जितने क्रांतिकारी आप नाम जानते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, वो सारे युवा थे। तो युवाओं ने अपने आप को, ऐसा नहीं है कि उनको साबित करने की आवश्यकता है, उन्होंने पहले से साबित कर रखा है। अगर आप जा कर के देखेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगस्त क्रांति का इतिहास है। अगस्त क्रांति के इतिहास में सारे बड़े नेताओं को जेल में बंद किया गया था, तो पूरे देश के आज़ादी का नेतृत्व उन असंगठित युवाओं ने किया था जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगस्त क्रांति का प्रारूप इतना बड़ा हुआ कि अंग्रेज सरकार इस बात से डर गई कि जब बिना लीडर के नेतृत्व इतना बड़ा हो सकता है तो इस देश को अब हम गुलाम नहीं रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम आज़ादी की बात कहते हैं कि आज़ादी के बाद की जब स्थिति आती है और जब अपने देश में चुनाव होते हैं तो लगातार जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व जो था वो 30% था, और 57 के चुनाव में जो युवाओं की जीते हुए प्रत्याशी जो लोकसभा में चुन करके आए थे उनकी संख्या 32% थी। तो हमारी संस्था 32% यूथ रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स की मांग का आधार यही है कि जब हमने ये चीज़ अचीव कर लिया, हम मांग थोड़ी रहे, जब 57 में हमने 32% का आंकड़ा अचीव कर लिया था तो हमको वहां से पीछे क्यों ढकेला गया, युवाओं को राजनीति से दूर क्यों किया गया। तो हम जिस विषय पर काम कर रहे हैं, जो परिसीमन की व्यवस्था को लेकर के काम कर रहे हैं, जो राजनीति की सबसे बड़ी कुरीति है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीतिक साजिश है, इस साजिश के तहत इसको रोका गया। क्योंकि जब परिसीमन की व्यवस्था के साथ चुनाव हो रहे थे, परिसीमन हो रहा था, तो युवा बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा ले रहे थे और वो जीत कर आ रहे थे। परिसीमन की व्यवस्था को रोक लगती और युवा राजनीति से इतना दूर चला जाता है। तो अगर हम उन संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देते हैं या उन संवैधानिक व्यवस्था से दूर होते हैं जिससे देश का लोकतंत्र बनता है, तो ये देश के लिए एक घातक स्थिति होती है। तो मेरा प्रयास सिर्फ इसीलिए है कि जो वर्तमान में 26 में परिसीमन पर लगी रोक है, उस रोक को हटा करके परिसीमन को लागू किया जाए। क्योंकि अगर परिसीमन की व्यवस्था लागू होती है तो देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि परिसीमन से ही लोकतंत्र पैदा होता है। अगर हम आपको परिसीमन का इतिहास बताएं तो परिसीमन से देश का लोकतंत्र बनता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि देश आज़ाद होता है 1947 में, हमने अपना संविधान अपनाया 1950 में, लेकिन देश में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 1952 में, जब पहली बार चुनाव होता है। और चुनाव में जब हमारा देश का संविधान बनाया गया तो उसमें ये व्यवस्था सुनिश्चित करी गई थी कि हर 10 साल बाद जब जनगणना होगी तो परिसीमन होगा। परिसीमन सीटें तय करेगा कि हमारे विधानसभा और लोकसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी। उस आधार पर ये चीज़ें बनाई गई। तो पहली बार हमारे देश में लोकतंत्र तो परिसीमन के बाद हुआ। तो परिसीमन को अगर आप शब्दों में समझेंगे कि तो लोकतंत्र की उत्पत्ति परिसीमन से होती है, लोकतंत्र की जननी ही परिसीमन है, और उसको हमने रोक लगा दी है। लेकिन क्या ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, क्या इस शब्द का मतलब और इससे होने वाले बदलाव के बारे में जानती है? मैंने क्या कहा कि इसी राजनीतिक षड्यंत्र की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि जिस चीज़ से लोकतंत्र उत्पन्न हो रहा है उस चीज़ को पर रोक लगाई जाती है, ठीक है। दूसरे उस शब्द को इस तरह से भुलवा दिया जा रहा है कि आज लोगों को ये नहीं पता है कि परिसीमन या डिलिमिटेशन है क्या।
अब आप समझने वाली बात को समझिए कि इसके इतिहास में आप जाइए कि जब आज़ादी हो के बाद 3 बार डिलिमिटेशन सुचारू रूप से बना कि 1952 में, 1962 में, 1972 में। इस देश में ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी थी कि जब देश में इमरजेंसी था, आपातकाल था, तो 1976 में वर्तमान सरकार, तत्कालीन सरकार उस पर रोक क्यों लगाती है? जो व्यवस्था संविधान में दी है। और आपको इस बात को जानकर के हैरानी होगी कि इस देश के संवैधानिक इतिहास में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट ही एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और उसका आधार सिर्फ ये था कि किसी भी चीज को अपने न्याय प्रणाली में आप लंबे समय तक अटका सकते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस चीज को बारीकी से समझा कि नहीं, परिसीमन को अटकाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को आप कोर्ट में चैलेंज करके अटका नहीं सकते हैं, तो इसको कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर इसको बनाया गया। उसको 50 सालों से रोक करके रखा गया है। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि जो अभी वर्तमान में हमारे सांसदों की संख्या है 543, अगर परिसीमन आज हो जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी? 1450। तो उनको नुकसान क्या है? वो क्यों डर रहे हैं इसको लागू करने से? क्योंकि परिसीमन क्यों लाया गया, परिसीमन पे जो रोक लगाई गई, क्यों लगाई गई? इसका आधार ही यही था ना, इमरजेंसी की आड़ में परिसीमन पे रोक लगाई गई। पूरा देश इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्ला रहा है और उसकी आड़ में सबसे पहले इमरजेंसी का सारे लोग विरोध करते हैं। तो इमरजेंसी के दौरान लगाया गया परिसीमन पर रोक को क्यों नहीं कोई विरोध करता है? आज तक आपने अपने मुंह से कहीं किसी सामाजिक स्तर पर कहीं पर आपने सुना परिसीमन पर चर्चा होते हुए? तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब जानबूझ करके की गई साजिश थी। राजनीति में जितनी भी दुर्व्यवस्था का जन्म हुआ वो 1976 के बाद क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि राजनीति में जो लोग वर्तमान समय में थे वो राजनीति के समीकरण और उस सत्ता के जो के ताकत था उसका केंद्रीकरण चाहते थे। नए लोग आएंगे तो आपका महत्व कम हो जाता। उनके अंदर जो राजनीति में परिवारवाद का उदय हुआ उस परिसीमन पर रोक के बाद ही उदय हुआ। परिवारवाद या राजनीतिक जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जो जातिगत समीकरण बने, सारे 76 के बाद बने, क्योंकि परिसीमन की व्यवस्था ही यही थी कि राजनीति को स्वच्छ कैसे रखा जाए। तो इसका यही सिद्धांत था कि लोग हर बार आएंगे, नए लोग आएंगे और भारत को बेहतर तरीके से लेकर जाएंगे। आज आप एक बात बताइए कि जब इस देश में 1450 सांसद होने चाहिए और 443 सांसद हैं, तो बाकी लोगों का काम कौन कर रहा है? और ये संवैधानिक है। मैंने कहा क्या कि इसके लिए कोई व्यवहारिक ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। ये संविधान के मूल में है। आर्टिकल 82 लोकसभा के लिए, आर्टिकल 170 जो है वो विधानसभाओं के लिए, कि परिसीमन हर 10 साल बाद होगा। और आप ये सोचिए कि अपने देश में 50 साल से परिसीमन नहीं हुआ है। 2026 में उसकी 50 साल की जो समय सीमा है वो समाप्त हो रही है और आज भी इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सर क्यों नहीं बोल रहे? क्या मुख्य रीजन है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता क्यों नहीं इसके ओपनली सपोर्ट में आ रहा? बल्कि ये तो देश हित में है, तो क्यों नहीं बात अगर देश हित की बात होती तो परिसीमन पर रोक क्यों लगती? यहाँ तो व्यक्तिगत हित है ना। जब आप देश के ऊपर व्यक्ति हावी हो जाता है तो आप उसके डिसीजन व्यक्तिगत हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि जब आप ये संविधान ने अधिकार दिया है कि परिसीमन हर 10 साल बाद होगा, तो उस पर एक तो पहले रोक लगाई गई। रोक लगाने के बाद उसको इस तरह से लोगों के जहन से भुलवा दिया गया कि आज के जो समय में आप परिसीमन पर किसी से बात करिए तो किसी को पता ही नहीं है कि परिसीमन क्या है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पे अपना एकाधिकार करने के लिए ही तो आप ये काम कर रहे हैं। आज देश की राजनीति में परिवारवाद का स्तर कहां तक पहुंच गया है बताइए? कौन सा राजनीतिक दल का शीर्ष व्यक्ति है जिसके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं? वर्तमान में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति बताइए जिसके परिवार का लड़का राजनीति में आने के योग्य हो और राजनीति में न आ रहा हो। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में 3 लोग ही राजनीति में आने के योग्य हैं। सोनिया जी राज्यसभा के मेंबर हैं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं। उसके सिवा कोई राजनीति में आने की योग्यता नहीं रखता है, तो भी आ जाता। तो लोकतंत्र को आप प्रजातंत्र में बदल दे रहे हैं और उसके बाद आपने चुप्पी साध रखी है। ये केवल मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर राजनीतिक दल। अभी आप तत्काल में देखेंगे
देखेंगे कि बिहार इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के को सीधा मंत्री पद दे दिया गया। नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं राज्यसभा बनकर और उनके लड़के को की ताजपोशी करने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। भाई जब वो राजनीति में उनका आने की इच्छा होती तो पहले से आ चुके होते। 45 साल की उम्र में वो राजनीति में नहीं है और आप उनको आप राजनीति में क्यों लाना चाह रहे हैं? तो सवाल यही उठता है कि जो लोग भी उस समय थे या वर्तमान में थे वो जनता को उनके प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे, आप बताइए 1450 की जगह हमारे पास 543 सांसद क्यों हैं? 10,500 की जगह आपके 4200 विधायक क्यों हैं? जब सफिशिएंट नंबर ऑफ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो जनता आपसे कैसे कनेक्ट करेगी? जनता आपको चुन के वहां बिठा रही है, जनता आपको अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बताएगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों पर एक सांसद है, यही मुद्दा है। मैंने क्या तो कहा जनता आपसे कनेक्ट कैसे करेगी? जब देश का संविधान बना और सर्वसम्मति से इस बात को रखा गया ना कि परिसीमन होगा और वो परिसीमन की व्यवस्था थी, तो उसको रोकने की क्या आवश्यकता थी? तो इससे परिवारवाद खत्म हो जाएगा। परिवारवाद जो परिसीमन पे रोक लगी, अब 50 साल में जो परिवारवाद इतना मजबूत हुआ तो परिसीमन लागू करने के 2 दिन बाद ये नहीं खत्म हो जाएगा। तो डर यही है कि परिवारवाद खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा रहा। परिवारवाद खत्म हो जाएगा, राजनीति में नए लोग आएंगे और बेहतर लोग आएंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, समय और परिस्थिति बदलने के साथ हर चीजें बदल जाती हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आज के समय में वर्तमान में जो युवाओं की कार्यशैली है, जो उनकी योग्यता है, क्या आपको लगता है कि आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी, विधानसभाएं देखी होंगी, भारत के राजनीति में जो लोग चर्चित व्यक्ति हैं उनको देखा होगा? क्या आज का युवा का सामना करने की स्थिति में वो लोग हैं? युवाओं के टेक्नोलॉजी, उनके ज्ञान का, उनके सामर्थ्य का सामना कर सकते हैं? तो कमजोर लोग हमेशा षड्यंत्र करते हैं। और युवाओं की आपने बात करी तो युवाओं का उनको खून चाहिए, बलिदान चाहिए। क्योंकि आपने ही जैसा कहा कि जब हमारी लड़ाई हो रही थी फ्रीडम की, तब युवा ही थे जिन्होंने देश के लिए खून बहाया। जब खून बहाने की, खून लेने की बात थी तब युवा को आगे कर दिया। अब देश चलाना है तो सब सीनियर सिटीजन बैठे हैं। आज भी देखिए कि आप नेताओं की रैली में देखिए, उनके बातों में देखिए, सब जगह तो युवाओं की बात होती है, लेकिन जब उनको पद पर बैठाने की बात होती है तो उनका कहाँ स्थान रह जाता है? केवल मैंने क्या कहा कि जब परिवार का मुखिया ही परिवार के साथ भेदभाव करेगा तो वो परिवार कैसे विकसित होगा? तो राष्ट्र परिवार की तरह ही है ना। अगर हम संसदीय प्रणाली में देखें तो जो संसद में श्रेष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं उनके लिए पूरा राष्ट्र परिवार है, और आप अपने लोगों का ही शोषण कर रहे हैं। अगर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मैंने क्या कहा कि आपको एहसान करने की जरूरत ही क्या है देश पे? जो व्यवस्था संविधान में दी गई उस व्यवस्था को आप लागू क्यों नहीं करते हैं? आपका डर किस बात का है? मैंने क्या कहा कि संवैधानिक तरीके से 1450 सांसद होने चाहिए परिसीमन की व्यवस्था में, तो वो की व्यवस्था क्यों नहीं लागू करी जा रही है? अब वर्तमान में जब 26 में उस पर रोक हटनी है तो आपको राजनीति में एक नई साजिश की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाना कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं आप? अभी जैसे वर्तमान में जो मैं जिस बात का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। सरकार ने इसको बहुत जोर शोर से प्रसारित किया कि महिलाओं को उनका अधिकार मिला। भाई 75 साल बाद हमने एक काम किया, चलिए अच्छी बात है, होना चाहिए। 23 में पास हो गया, 26 में अब तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भी एक कंडीशन है कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब परिसीमन लागू होगा, और परिसीमन अगर लागू नहीं होगा तो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। तो ये ढोंग है। तो ये ढोंग है। अब वर्तमान जो परिस्थिति बन रही है जिसमें संसद का सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र, जो कि 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। अब यहाँ आकर के पता चलता है कि हम राजनीतिक रूप से कितने कमजोर हैं, या हम राजनीति को कितने गंभीरता से ले रहे हैं। अब जो अभी वर्तमान परिस्थिति में परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये है कि जो महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन शब्द है उसको हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार परिसीमन लाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि परिसीमन आएगा सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन महिला आरक्षण चूंकि पास है, महिला आरक्षण का बहुत प्रचार प्रसार किया गया है, तो महिला आरक्षण अगर लागू नहीं होता है तो सरकार के लिए बहुत मुसीबत का विषय हो सकता है। इसलिए महिला आरक्षण को लागू करना मजबूरी है, लेकिन उसके लिए परिसीमन जरूरी है, और आप परिसीमन करना नहीं चाहते हैं तो आप उसमें से परिसीमन शब्द को हटाना चाह रहे हैं। अब आप एक महिला के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परिसीमन की व्यवस्था अगर लागू होती है तो महिलाओं को 2029 चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। परिसीमन की व्यवस्था के साथ अगर महिला आरक्षण बिल लागू हुआ तो, और परिसीमन हटा करके अगर महिला आरक्षण बिल लागू किया गया
तो 180 सीट के आसपास मिलेगी। जमीन आसमान का अंतर। तो आप एक बात बताइए कि अगर उनको 400 प्लस सीटें मिल सकती हैं तो आप उनको 180 सीट देने के लिए क्यों इतने दिमाग ये लगा रहे हैं या इतना गणित क्यों बैठा रहे हैं? और वो आसानी से मिलने वाली हैं, एक स्मूथ तरीके से मिलने वाली हैं। तो 75 साल बाद मैं युवाओं को, बाकी लोगों को राजनीति से अभी अलग रख रहा हूँ, हम सिर्फ महिला की बात कर रहे हैं कि एक तो जब महिला की बात होती है तो अपने देश की राजनीति में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि राजनीति में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और उसको उनके चरित्र से जोड़ करके देखा जाता है। और हमेशा महिला राजनीति में हो तो उसके चरित्र को बहुत नकारात्मक रूप से हमारे देश में दर्शाया जाता है या कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अधिकांश महिलाएं राजनीति से अपनी दूरी स्वतः ही बना लें। आपने सुना होगा कि कभी भी महिलाओं की राजनीति में जब बात होती है और खासकर से अगर महिला से आप राजनीति के बारे में बात करेंगे तो उनका हमेशा से नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आता है कि राजनीति इस तरह की है, उस तरह की। ये ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो जितने राजनीतिक परिवार के लोग हैं उनके घर की महिलाएं वहाँ बहुत आसानी से रह लेती हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ गंदी है, गलत है या वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए तो सबसे पहले आदमी वो फार्मूला कहाँ अपनाएगा? अपने परिवार में अपनाएगा। किस राजनीतिक घर की महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं हैं? लेकिन आम महिलाओं को किस तरीके से वहां जोड़ करके देखा जाता है? लेकिन आम महिला के लिए वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा। नहीं, पहुंचने के लिए तो मैंने क्या कहा कि पहुंचने के लिए जो रास्ता है आपने उसको बंद कर दिया। तो जब रास्ता आपने बंद कर दिया है तो अगर आप किसी को आने ही नहीं देंगे तो आपकी तो मोनोपोली वहां हो गई ना। आप एकाधिकार है, आप जैसे चाहेंगे उसका उस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो वो मोनोपोली बनी रहे इसीलिए इसको पास होने के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं या इस पर बात नहीं करी जा रही है? नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने क्या कहा कि सरकार इसमें पूरी तरह से फंस चुकी है कि महिला आरक्षण बिल उसको लागू करना है और वो परिसीमन को लागू नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर परिसीमन लागू होता है तो सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़ेंगी तो राजनीति की जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, नए लोग आएंगे, बेहतर लोग आएंगे। वो नहीं चाहता है कोई राजनीतिक दल। लेकिन चूंकि महिला आरक्षण बिल उसकी बाध्यता है तो उसमें से परिसीमन शब्द हटा करके केवल महिला आरक्षण बिल लागू करने का प्रयास है कि जिससे महिला आरक्षण बिल होता दिखे और उसकी आड़ में आप परिसीमन को टाल दें। क्योंकि परिसीमन टालना मेन उद्देश्य है। महिला आरक्षण बिल तो गलती से पास हो गया था, वो मजबूरी है कि आपको उसको लागू करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 400 प्लस सीटें हो सकती हैं और विधानसभाओं में भी ये लागू होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर विधानसभाओं में ये लागू होता है तो लगभग पूरे देश में 3000 से ज़्यादा महिला विधायक चुन करके आएंगी और अगर लोकसभा में होता है तो 400 से संख्या वो पार हो जाती है। उस स्थिति को क्यों आप समेट करके 180 पे लाना चाहते हैं? क्या यही एक कारण है कि जैसे हमने देखा देश में पावरफुल वुमेन लीडर्स की, महिला लीडर्स की बात करें, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी और शीला दीक्षित, ये पावरफुल नाम हैं जो जनरेशन टू जनरेशन याद रहेंगे। क्या आज के ज़माने में कोई ऐसी महिला है या फिर आने वाले समय में हम देख सकते हैं जो इस तरीके की अपनी छाप छोड़ सकें? क्या ये रिजर्वेशन बिल पास होने से हम उस तरह के उभरते नाम देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसका कारण मैंने क्या कहा कि जब किसी भी चीज़ को आप अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आप प्रतिभा का हनन करते हैं, आप अपने चहेते लोगों को आगे लाते हैं। तो चहेते लोगों में ज़रूरी नहीं होता है ना कि वो क्वालिटी हो, कैलिबर वो हो, ऐसा नहीं है। तो ये व्यवस्था हुई। अगर महिलाओं को मौका मिले, मैंने क्या कहा कि आज बताइए कि मायावती जी 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री स्वतः बन सकती हैं। 4 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रही। वर्तमान में केवल एकलौती पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी जी की पार्टी, कि बिना रिजर्वेशन के उनके लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज़्यादा है, बिना रिजर्वेशन के। ये बड़ी उपलब्धि है। मैंने क्या कहा कि उनको कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना बढ़ाया है। और एक जिस बार आप देखेंगे कि राज्यसभा भी चुनाव तुरंत हुए हैं, उसमें कितनी पार्टियों ने कितने महिलाओं को आगे लाया?
जबकि वहाँ तो आप ला सकते थे। तो यहाँ तो सीखने की जरूरत है। सीखने का सवाल ये है ना कि मैंने क्या कहा कि अगर घर का मुखिया, जो लोग श्रेष्ठता के शिखर पे हैं, सत्ता में हैं, अगर वो अपने लोगों को आगे नहीं आने देंगे, अपने लोगों का मतलब क्या है कि इस देश के सारे नागरिक उनके अपने लोग हैं, तो आखिर बताइए उनको आगे लाने के लिए क्या अमेरिका से लोग आएंगे? मैंने क्या कहा, आपको लाइव एग्जाम्पल है कि टीएमसी के लोकसभा राज्यसभा सांसदों की संख्या महिलाओं की 35% से ज्यादा है। बाकी पार्टियां दिखा दें कितनी है। आम आदमी पार्टी सबसे नई नवेली पार्टी है, उसकी एक सांसद है 10 में से राज्यसभा के, तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए कितनी है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने लोगों को लेकर के कितना गंभीर हैं। जैसे आपने कहा कि शीला दीक्षित या सुषमा स्वराज जी, इंदिरा गांधी, मायावती, जयललिता, आपने वसुंधरा राजे, एक समय था कि देश की राजनीति में बहुत सारी महिलाएं मुख्यमंत्री थीं और ताकतवर मुख्यमंत्री थीं, ऐसा नहीं था कमजोर मुख्यमंत्री। लेकिन जब आप मनोबल को तोड़ देते हैं, आप एक बात बताइए, कभी आपने कभी कल्पना करिए कि एक चपरासी के पद की नियुक्ति के लिए लाखों लाख फॉर्म लोग भर देते हैं, लेकिन जब इस देश में चुनाव आते हैं तो आम जनता उससे क्यों कट जाती है? क्योंकि उसको इस तरह से बुना गया है, बनाया गया है, जिसमें आपके मन में एक डर पैदा कर दिया गया है कि चुनाव जीतने के लिए आपको ये चाहिए वो चाहिए। ये कौन बताता है? पैसा चाहिए। नहीं, ये कौन बता रहा है? आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। नहीं, आपको ये एक नोशन है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं कॉमन सिटीजन हूँ तो मुझे पता है कॉन्टैक्ट्स चाहिए और जेब में बहुत सारा पैसा चाहिए, और बिना कॉन्टैक्ट के पैसे के हम नहीं जीत सकते। क्या कहा, ये बताया कौन रहा है, ये नैरेटिव चला कौन रहा है? ये अगर आप उसी राजनीतिक दल के, भाई देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी की इनकम क्या है या उनकी वर्तमान में संपत्ति क्या है? क्या वो पैसे के दम पे प्रधानमंत्री बने हैं या पैसे के दम पे कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? ये नैरेटिव बनाया गया है, एक डर के भाव पैदा किए गए हैं कि आप उस दिशा में देखने से पहले आप सोचें ही मत। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव और जनप्रतिनिधि बनना, इससे आसान तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए, आप बताइए। अगर आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे, संवैधानिक तरीके से आप देखिए, या जो अभी रिकॉर्ड बताते हैं, उसमें कौन नेता के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है? नहीं है ना। तो लेकिन वो है ना। आज सर मुझे राजनीति में एंट्री करनी है, मुझे क्या करना है? तो आपको मदद करेगा? आपको मदद की क्या आवश्यकता है? आप समाज के बीच जाइए, उनके बीच काम करिए, उनकी जरूरतों को जानिए, उनको समझिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के बीच का चुना हुआ व्यक्ति है। वो कोई व्यवसायी, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई अमीर आदमी नहीं है। अगर अमीर आदमी इस देश में सरकार चला रहा होता है तो आज अंबानी जी हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बन सकते हैं क्या? ये संभव है? नहीं है ना। आपके क्षेत्र का जो सांसद होगा उससे बहुत अमीर व्यक्ति उस देश क्षेत्र में रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे, तो क्या वो सांसद बन जाएंगे? जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, तो जनता के बीच जब तक, मैंने क्या कहा, हम हमेशा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम किसी भी चीज में लोगों को के अंदर डर पैदा कर रहे हैं। आज बताइए, समाज के किसी भी क्षेत्र में जो सबसे टॉप जगह पर बैठा व्यक्ति है, क्या वो पैसे के दम पर वहां पहुंचा? किसी भी क्षेत्र में, मैं आप कह रहा हूँ, खेल ले लीजिए, आप फिल्म ले लीजिए, साहित्य ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, किसी भी फील्ड में टॉप पे बैठा कोई भी व्यक्ति आप नाम बता दीजिए कि जो पैसे के दम पे बैठा है। प्रतिभा थी ना। तो ये नैरेटिव पैदा किया जाता है और ये आम व्यक्ति के बीच डर पैदा किया जाता है। किसी भी व्यक्ति से आप सवाल पूछ लीजिए, उस सवाल का जवाब वो ये देगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक नैरेटिव, मैंने क्या कहा कि महिलाओं को लेकर ये नैरेटिव क्यों सेट किया जाता है कि महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है जब वो राजनीति में आती हैं, या किसी भी क्षेत्र में जब वो शीर्ष पदों पर जाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया जाता है? उनके चरित्र पर। क्यों? क्योंकि प्रतिभा का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है कि जब किसी व्यक्ति का आप मुकाबला न कर सकें तो उसके व्यक्तिगत चरित्र का आप हनन करिए, और ये प्रथा है। कमला हैरिस यूएस प्रेसिडेंट पद के लिए जब चुनाव लड़ रही होती हैं तो भारत में तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन भारत में महिला उस पद पर जाएं, इसके बारे में क्यों नहीं कोई सोच सकता है? लेकिन एक कहते हैं माँ बच्चे का निर्माण करती है, माँ एक घर का निर्माण करती है। तो जब भारत माता के निर्माण की हम बात करें तो वहाँ पर वही बात है कि महिलाएं क्यों पीछे हैं? नहीं, अब एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे हम लोग राष्ट्र को माता का ही दर्जा देते हैं, हम भारत माता की हमारी कल्पना है, तो भारत माता में मतलब माता का मतलब हो गया कि वो एक महिला हो, ठीक है।
और उस देश में 75 साल बाद महिला आरक्षण को लेकर के फिर हम साजिश कर रहे हैं। पहले तो 75 साल तक उनके अधिकारों से हमने उनको वंचित रखा। पहले तो मान लीजिए आधी आबादी है तो प्रतिनिधित्व आधा दे देना चाहिए, चलिए ठीक है, वो बात अलग है, वो एक अलग विषय हो गया। हमने 33% आरक्षण भी दिया। तो पहले तो जब हम 23 में उसको पास करते हैं तो उसकी शर्त पर सीमा लगा देते हैं, भाई उसी समय लागू कर देना चाहिए था, चलिए ठीक है उस बात को। अब जब उसको लागू करने की बारी आई, परिसीमन को लागू करना है, अब फिर उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र डाल रहे हैं कि उसमें उसकी परिसीमन की शर्त हटा देंगे तो जो सीटें 400 प्लस होनी चाहिए थी वो 180 पे आ जाएंगी। तो ये दोनों विरोधाभास आप समझिए, हम क्यों विकसित नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए कि देश की आज़ादी के बाद, हमसे बाद के आज़ाद देश हमसे बहुत आगे निकल गए, हम क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं? क्योंकि हम सारा खेल अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं। बाहरी मंचों पे तो हम चुप हो जाते हैं। जब मैंने क्या कहा कि जिस भारत माता को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसी देश में महिलाओं को रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, और उसी देश में एक ऐसी पार्टी है कि बिना रिजर्वेशन के अपने बौद्धिकता के आधार पर उसने 35% से ज़्यादा दे दिया है। तो आप ये सोचिए कि इसके लिए आपकी कानूनी बाध्यता क्या हो। आप अपनी माँ का सम्मान करें, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत होगी। आप अपने माँ में घर में आप उच्च दर्जा दीजिए, उसके लिए किसी कानून की जरूरत है। लेकिन कानून की जरूरत तो पहले पड़नी नहीं चाहिए। प्रतिनिधित्व तो नहीं है तभी तो कानून की जरूरत पड़ी। आज उनको राजनीति में संरक्षण क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हम व्यवहारिक तौर पर उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। और आज अगर हम व्यवहारिक तौर पर उनको संरक्षण देने के लिए हम कानून ला रहे हैं और उस कानून को हम लागू करना चाह रहे हैं, तो एकदम खुले मन से करना चाहिए ना। और इसमें आप किसको दे रहे हैं? आप कोई पाकिस्तान की महिलाओं को या अफगानिस्तान की महिला, बांग्लादेश की महिला को थोड़ी दे रहे हैं। अगर संसद में कोई महिला बैठेगी तो हमारे आपके घर की तो बैठेगी। तो सर ये कहीं डर भी हो सकता है कि महिलाएं ज्यादा, उनका वर्चस्व ना बढ़ जाए? तो मैंने क्या कहा कि डर किस बात का है? आप अपने परिवार की, मैं अपने परिवार की महिलाओं से डरूंगा? भाई हम अपने माँ बहन, अपने पत्नी या अपने परिवार की किसी महिला से मैं क्यों डर रहा हूँ? सवाल तो यहाँ उत्पन्न होता है ना कि डर के भाव अपने लोगों से कैसे आ सकता है। सर आपके हिसाब से कांग्रेस या बीजेपी कौन ज्यादा जिम्मेदार है? देखिए दोनों पार्टियां, क्योंकि परिसीमन पे पहली बार रोक जो लगाई गई थी वो इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में लगाई गई थी, और दूसरी बार जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और अगर नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार इस परिसीमन को दोबारा बढ़ा देती है तो उनका दोष तो दूना हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो मामला बराबरी पे चल रहा है। लेकिन अगर इस रोक को दोबारा कर देते हैं तो इनका तो 2:1 हो जाएगा ना। तो मेरा हमेशा से देखिए सवाल ये रहता है कि आप जितनी भी राजनीति करिए वो करिए, उसमें कोई दोष नहीं है, होनी भी चाहिए, लेकिन कम से कम देश के साथ उसके जो सामाजिक समीकरण हैं, जो उसके विकास की धाराएं हैं, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए। आप वैसे आजकल सर माहौल मतलब मोदी जी के खिलाफ बोलना आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैंने मोदी जी के खिलाफ कब बोला? मैं तो वो बात की बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ संवैधानिक है। मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि अगर परिसीमन 2026 में लागू नहीं होगा तो मोदी जी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी, और इसके लिए देश उनको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जब 2001 में या 1976 में परिसीमन पर रोक लगाई गई थी तो आम जनमानस लोकतंत्र को लेकर के, जनता सरकार को लेकर या राजनीति को लेकर इतना अवेयर नहीं था। वर्तमान परिस्थिति में देश इतना अवेयर हो चुका है कि अगर इस बार परिसीमन पर रोक लगेगी, मैं जो बात कह रहा हूँ, तो इस देश का लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। क्योंकि 75 साल के बाद आप समझ रहे हैं कि इस देश की, मैंने क्या कहा, आपने खुद ही सवाल उठाया ना कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो ये 50 साल में परिसीमन पर रोक के बाद ये स्थिति आ गई है। जब 75 साल बाद हो जाएंगे इस चीज रोक को, अगर 25 साल और बढ़ा दिया जाएगा तो जब चौथी पांचवी जनरेशन जब राजनीति में आएगी तो आप उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? लेकिन सर तब तक लोग भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि तब लोकतंत्र का नाम आप क्यों देंगे? तो फिर वो राजतंत्र हो तो गया। आप राजतंत्र हो जाएगा ना। और आप देख रहे हैं पूरे विश्व का किस तरह से समीकरण बदल रहा है। अगर लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूं, अगर लोकतंत्र की प्रणाली नहीं होगी तो आप वर्तमान परिवेश में आप देख लीजिए पूरे विश्व के हालात क्या बन रहे हैं। जो आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करेगा वो पूरे विश्व के लिए संकट उत्पन्न कर देगा। और आज आप देख लीजिए कि विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व के लिए संकट खड़ा किए हुए हैं। तो लोकतंत्र क्यों जरूरी था? आप लोकतंत्र के साथ जब जाते हैं तो आप पूरा यूरोप देखिए कितने लंबे समय से शांति बैठा हुआ है,
क्योंकि उनका लोकतंत्र कितना मजबूत है। 2 लाख की संख्या से कम पर उनके सांसद हैं। अमेरिका जैसा महान राष्ट्र जिसको हम बात कर रहे हैं, सबसे ताकतवर देश की बात कर रहे हैं, वहाँ 6 लाख की संख्या पे एक सांसद है। और भारत में ये फिगर भारत में 30 लाख पहुंच गई है। तो हम क्या कह रहे हैं, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम और सर शायद लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है इस बात की। मैंने क्या कहा कि जिस चीज में आपको लोगों की जरूरत है उससे आप लोगों को दूर कर दीजिए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप व्यक्तिगत रूप से अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हम 75 साल में विकसित क्यों नहीं हो पाए? आप सवाल पहले ये अपने मन से पूछिए, हम क्यों 75 साल बाद भी विकसित नहीं हो पाए? हम 47 में दावा कर रहे हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हम अपने आम जनमानस को अपने लोकतंत्र के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पक्ष विपक्ष की बात क्यों करते हैं? राजनीति में पक्ष विपक्ष होता ही नहीं है। पक्ष विपक्ष क्यों नहीं होता है? पहले सवाल ये बनता है, क्योंकि आप किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए। तो अगर मान लीजिए कि मैं भी उसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं, आप भी उसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो हम दोनों लोग तो, हमारे बीच का कोई टकराव थोड़ी है। हम तो उसी व्यक्ति के हित के लिए आपस में उससे बेहतर बनने की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष कैसे हुआ? हम तो एक तर्क दे रहे हैं ना कि हम इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे बेहतर। तो दोनों आदमी अगर मेरे बेहतर के लिए ही सोच रहे हैं तो अपना बेहतर कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब वो मेरे बेहतर के लिए नहीं, वो खुद के बेहतर के लिए बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में आज क्या हो गया है? पक्ष विपक्ष एक ही तो बात कर रहा है। भाई आज आप देखिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, मैंने क्या कहा कि इकलौती टीएमसी को छोड़ करके ये दृढ़ इच्छा शक्ति किसी के अंदर क्यों नहीं पैदा हुई? आज तक के राजनीतिक इतिहास में मैं बताइए क्यों नहीं पैदा हो पाई? तो ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि हम अपनी राजनीति को लेकर के गंभीर नहीं हैं। हम राष्ट्र की बात कब करते हैं? राष्ट्र प्रेम क्या है? 145 करोड़ लोगों से परिसीमन का अधिकार छीन लिया गया। उनके लिए 900 से ज्यादा लोकसभा सांसदों की संख्या रिक्त है। लगभग मान के चलिए 7000 विधानसभाएं रिक्त हैं और वो चुपचाप बैठे हैं। तो उनकी देश प्रेम कहाँ चला जाता है? लेकिन सर कनेक्ट, मतलब कहने का मतलब है, मैंने किसी नेता को चुना, मेरा कनेक्शन ही नहीं है, मेरा संपर्क ही नहीं है। चुनने के बाद भी अगर लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा गैप है। नहीं, तो ये गैप के भरने के लिए तो परिसीमन की व्यवस्था थी कि हर 10 साल बाद सीटें बढ़ेंगी, तो संख्या कम रहती ना। मैंने क्या कहा कि जो 543 सीटें हैं वो 54 करोड़ की आबादी पे थी। आज अगर हम 1450 सांसद होते या 10,500 विधानसभा होते तो हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती ना, तो हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते। 10 लाख की संख्या क्यों रखी गई थी? कि आप प्रॉपर तरीके से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब ये संविधान में व्यवस्था है और संविधान ने इस व्यवस्था को संरक्षित कर रखा है, इतने महत्वपूर्ण चीज को, कि उसको इस डर से भी उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखा था कि आप लंबे समय तक कोर्ट में नहीं इसको लटका सकते हैं, उस व्यवस्था पे आप 50 साल से रोक लगा करके बैठे हैं। अब मैं कहता रहा हूं कि इस देश की राजनीति में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा शक्ति है और अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी मानता है, आप चर्चा कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए परिसीमन पर रोक क्यों लगी है। उसके मुंह से शब्द फूट जाए तो मैं बताऊं, हर विषय पे इस देश का नेता बोलता है ना, परिसीमन पर किसी के मुंह से एक शब्द आप बताइए जो आपने सुना है? क्यों नहीं सुनाया जाता है? एक वोटर का वोट कट जाए उस पे एसआईआर पे लेकर के सारे राजनीतिक दल बात कर सकते हैं, लेकिन इस देश में 900 से ज्यादा लोकसभा सांसद और 7000 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य कम पड़ रहे हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो जब हमारे जो नीति निर्माता हैं वहीं कमी है। हम बात करते हैं कि रेशियो की, कि कितने पुलिस होने चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने इंजीनियर होने चाहिए, कितने एयरपोर्ट होने चाहिए। ये बात करने से तो पहले हम सबसे पहले ये तो देख लें कि हमारे संविधान में जो दिया गया है कि हमारे नेता कितने होने चाहिए, हमारे सांसद कितने होने चाहिए, विधायक जो संविधान में दिया है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पूरे विश्व से अपने आप की तुलना कैसे कर पा रहे हैं? तो इमरजेंसी की आपने बात करी, क्या आपको लग रहा है ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है देश में? नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर 2026 में परिसीमन लागू नहीं हुआ तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर हम लोकतंत्र पे बात नहीं कर पाएंगे। फिर इस देश की सत्ता में ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो लोकतांत्रिक, बहुत सारे देश हैं, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों की हालत को देख लीजिए, किस तरह से बदले हुए हालात हैं। जेन ज़ी सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर असंतोष बढ़ता जाएगा और भारत के साथ एक अच्छाई जो है उसके लिए बुराई हो जाएगी, क्योंकि हम विविधता का देश हैं। इसके अंदर जो चीज़ें अगर बदलेंगी तो इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग जाति धर्म
वेशभूषा, बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता है, तो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मेरा हमेशा से मानना है कि जिसको जो काम दिया गया है उसको बहुत सही तरीके से, सरल तरीके से करे, जिसके माध्यम से चीज़ें बनी रहें। हर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने जिम्मेदारी की। आज एक बात बताइए कि हम लोग अपने घरों में क्यों सो लेते हैं? क्योंकि हमारे सीमा पर हमारे जवान रक्षा कर रहे हैं, हमारी पुलिस फोर्स है, बहुत सारे लोग हैं, सारे युवा तो वहीं भरे पड़े हैं। वो उनके भरोसे ही तो हम यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सर यही बात मैंने कहा ना, जब आपको खून चाहिए, जान चाहिए, वहां पर युवा खड़ा है, लेकिन संभालने के लिए 60+ नहीं। अभी जैसे मोदी जी ने इस बात को कहा था कि देश की राजनीति में युवाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन करा तो क्या उसके लिए? कहाँ चाहिए जरूरत? सर मैं यही तो कह मैं पूछ रहा हूँ ना कि चाहिए से क्या मतलब होता है। राज्यसभा चुनाव हो रहा था, 31 साल की उम्र होती है, आप राज्यसभा में ला दीजिए युवा को, क्यों नहीं लाते हैं? आप राज्यपाल बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसपे आप युवाओं को सीधे बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? राजनीतिक दल में पैदा हुआ व्यक्ति वही केवल राजनीति में योग्य है, बाकी लोगों की योग्यता कहाँ खत्म हो जाती है? जब आज 30 साल से कम उम्र के सांसदों की आप संख्या देखेंगे, जो भी 10-12 होंगी, सारे परिवारवादी नेताओं के हैं। जिसके परिवार का बच्चा राजनीति करने के योग्य हो जाता है, वो राजनीति में सीधे आ जाता है। तो आप जब परिसीमन नहीं करेंगे, जिससे नए लोगों को अवसर मिलता है, और अपने बच्चों को आप भरते जाएंगे, तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? हर ताकतवर व्यक्ति हर चुनाव के बाद ताकतवर हो जाएगा। आप एक बार बताइए, अमेरिका जैसे देशों में 2 बार के बाद राष्ट्रपति बनने की बाध्यता है कि आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। क्यों? उसका सिर्फ आधार यही है क्योंकि ताकतवर आदमी ताकतवर हो जाएगा। जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आप कोरिया का ले लीजिए, रसिया का ले लीजिए, वहाँ राजनीतिक तौर पे क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि वहाँ का जो शासक है, या आप ईरान की बात ले लीजिए, क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, या इजराइल की ही बात ले लीजिए, क्योंकि जो सत्ता में बैठा अगर व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता में रहेगा तो वो अपने हिसाब से चीजों को करना चाहेगा, वो राजतंत्र हो जाएगा एक तरह से। आप देख लीजिए नहीं बचेगी। जहां पर भी ऐसी स्थिति है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, वहां पूरे विश्व समाज को उस व्यक्ति से खतरा हो जाता है, क्योंकि एक समय के बाद मोह एक ऐसा शब्द है, वो छोड़ता नहीं है। तब आपको ये नहीं लगता है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको ये लगता है कि ये मेरा है। सर जब बदलाव प्रकृति का एक नियम है, उसे फॉलो करना चाहिए। आपके हिसाब से जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिभा है उसको अवसर देना चाहिए। और मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि अगर एक सैद्धांतिक तरीके से बात होती है, एक होती है संवैधानिक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जिसमें जो नियम कानून से नहीं होते हैं, वो व्यवहारिक और सैद्धांतिक तरीके से होते हैं, वो हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर हम व्यवहारिक और सैद्धांतिक तरीके को नहीं अपना पा रहे हैं, तो कम से कम जो संवैधानिक तरीका है उसको तो अपनाएं। युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उनका हम पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम उन प्रतिभाओं को आगे क्यों नहीं लाना चाहते हैं जिससे देश विकास के रास्ते पर जा सके? क्या जरूरत है? जरूरी थोड़ी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें सबसे बेहतर मैं ही हूँ। हमसे बेहतर को भी कुछ हो सकता है। अगर वो बेहतर है तो मैं उसके रास्ते की रिकॉर्ड क्यों बनता हूँ? भाई अपने देश में एक परंपरा रही है, हमेशा से रही है कि जो बहुत लोग हैं जिनके शिष्य उनसे ज्यादा योग्य हुए हैं, तो क्या वो अपने शिष्यों से जलन करेंगे? वो डर है। तो वो डर क्या है? इसका मतलब है कि आप अकुशल हैं। डर कहाँ से पैदा होता है? डर वहीं से पैदा होता है जब आपके अंदर क्षमता न हो। कोई ताकतवर व्यक्ति क्यों डरेगा किसी से? वो तो हमेशा उस प्रतिभा को आगे बढ़ाएगा ना। डर वहीं होता है जहां आपके अंदर छल कपट या आपने एक आवरण ओढ़ रखा है। अगर आप मान लीजिए आप संसद में जाइए, आप बड़े पदों पर जाइए, उससे मुझे किस बात का डर है? ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप समाज के लिए काम करने जा रहे हैं ना, आप व्यक्तिगत तौर पे थोड़ी काम करने जा रहे हैं, और ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। भाई आज अपने देश की महिलाओं की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारा पुरुष समाज ही उनसे कंपटीशन कर रहा है। भाई ये महिलाएं कहाँ की हैं? हमारे घर के बीच है ना। अमेरिका जैसा देश कमला हैरिस पे को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी तो बना सकता है ना, वो तो भारतीय मूल की हैं। तो हम अपने घर की, हम बाहर से थोड़ी किसी महिला की बात कर रहे हैं, हम अपने घर की किसी महिला को राजनीति के अगर शीर्ष पद पर लाते हैं तो इसमें बुराई क्या है?
या हमारा महिलाओं की बात जैसे हमने करी, छात्र राजनीति बंद करना, क्या इसमें भी एक राजनीति थी? बिल्कुल राजनीति है। कारण क्या है कि देखिए, छात्र राजनीति में बहुत लंबे समय से छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ और हमने उसको बहुत करीब से देखा है। देखिए, राजनीति क्या होती है? राजनीति ये नहीं होती कि आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और किसी पद पे आ जाते हैं। इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति आचार्य चाणक्य को माना गया है। तो क्या वो शासक थोड़ी थे? नीति को निर्धारित करना और शासन को चलाना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। छात्र राजनीति के साथ क्या हुआ? देश के जो राजनीतिक दलों ने क्या किया कि उन्होंने एक छात्र विंग बनाई और छात्र राजनीति में उन्होंने उसको घुसा दिया। अगर आपके व्यक्तिगत, मान लीजिए किसी कॉलेज में आप पढ़ रही हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, उसमें राजनीतिक दलों का क्या काम है? भाई एक समय तक, क्योंकि आइडियोलॉजी, देखिए आइडियोलॉजी अलग होती है, हर चीज़ के एक समय परिस्थिति होती है, जगह की अलग डिमांड होती है। वो आइडियोलॉजी आप दिल्ली की आइडियोलॉजी आप किसी छोटे शहर के कॉलेज में कैसे लागू कर सकते हैं? और छात्र राजनीति एक परिधि में बंधी होती है, वो अपने कैंपस की सीमाओं में बंधी होती है और अपने कैंपस के उत्थान के लिए वो काम करती है। तो फाउंडेशन ही खत्म कर दी? बिल्कुल कर दी। मैंने क्या कहा कि छात्र राजनीति में, देखिए मैंने क्या कहा कि अपने देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जो जिस रास्ते से गया है उसने उसी रास्ते को बंद किया है। वर्तमान में देश की राजनीति में जितने बड़े नेता हैं वो सारे लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए। तो उनको डर है। मैंने क्या कहा कि हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं कि जिस रास्ते से हम निकल कर आए हैं उस रास्ते की रुकावट को हमें और दूर करना चाहिए ना। हमको तो और बेहतर चीज़, अगर मैंने किसी चीज़ को झेला है, किसी परेशानियों को हमने देखा है, तो जब हम उसके आगे निकलेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, इसमें बेहतर बदलाव करके इसको और बेहतर किया जाए। और अगर उसके बाद मैं उस रास्ते को ही बंद कर रहा हूँ तो इससे क्या साबित हो रहा है कि हम कितने कमज़ोर और कितने हम देश के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। कोई भी वर्तमान का नेता आप बताइए कि जो छात्र राजनीति का हिस्सा न रहा हो, लेकिन वो छात्र राजनीति को क्यों बंद करना चाहता है? क्योंकि उसको नहीं कंपटीशन चाहिए, क्योंकि प्रतिभा किसी से की गुलाम थोड़ी होती है। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो सारे व्यवस्थाओं को बदल देता है। जेपी आंदोलन में पैदा हुए जितने बड़े नेता हैं, क्या किसी ने अपने आगे एक नेता को आगे बढ़ने दिया? अगर जेपी आंदोलन में उनको मौका नहीं मिला होता तो वो क्या आगे बढ़ पाते? जेपी आंदोलन से उत्पन्न लालू प्रसाद यादव जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रोमिनेंट फेसेस उस टेन्योर में निकले। आप समझिए कि उसी से निकले। उनका सामाजिक और व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या था जेपी आंदोलन से पहले? जेपी आंदोलन के बाद वो निकले, उनको जनता ने सराहा, जनता ने उनको शीर्ष पद पर बैठाया। अपने बाद वो अपनी पत्नी को बनाते हैं और वर्तमान में उनका लड़का ही उनके बाद राजनीति को देख रहा है। नीतीश कुमार जी के साथ ये चीज नहीं थी जो अब आ गई। राजनीति में उनके लड़का उनसे दूर था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आगे लाया। कोई युवा चेहरा उनकी पार्टी में दिखता है, उनके बाद वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री किसको बनाया? ये लोग समाजवादी विचार के लोग हैं। और अखिलेश यादव जी के परिवार में 2 लोग योग्यता रखते हैं संसद में जाने की, वो और उनकी पत्नी, दोनों लोग सांसद हैं। ठीक है। अब आप इसी क्रम में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हर वो व्यक्ति, मैंने क्या कहा, इससे मुझे कोई परहेज नहीं है। आप योग्य हैं, आप मुकाबले में आइए और आप आगे बढ़िए। योग्य लोगों के रास्ते में ना खड़े। मैंने क्या कहा कि आप रोड़ा मत बनिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत कार्य नहीं कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी अपने लड़के को कंपनी दे देते हैं, हमको आपको क्या दिक्कत है? उनकी व्यक्तिगत बात है, उनकी व्यक्तिगत कंपनी है, देश किसी का व्यक्तिगत, लेकिन देश व्यक्तिगत नहीं है। तो आप या तो कह दीजिए कि ये व्यक्तिगत है। सार्वजनिक जीवन में होकर के जनता के साथ अगर इस तरह का ढोंग किया जाता है तो ये उचित नहीं होता है, खास करके तब जब आपने उस पृष्ठभूमि से किसी ने आपको ऊपर उठाया हो, जहां पर आपकी जो सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, उसके बाद भी आप सत्ता के शीर्ष पर आए। मैं एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं कि दलित राजनीति की सबसे प्रेरणा स्रोत और सबसे बड़ी नेता मायावती जी मानी जाती हैं। 4 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। कद्दावर नेता हैं, दलितों की सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पार्टी का वो हाल किया, दलित राजनीति की वो स्थिति करी कि राज्यसभा और लोकसभा में उनकी स्थिति शून्य हो गई।
ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है तो आप क्या है? तो आप सामाजिक जीवन में आ करके अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो आप अपने काम में रहिए ना। भाई आज अनिल अंबानी के ऊपर आप घोटाले का आरोप थोड़ी लगा सकते हैं। भाई आप छुपे क्यों घूम रहे हैं? उससे अच्छा आप बिजनेस में जाइए, पैसे कमाइए, आपको वहाँ कोई रोक टोक थोड़ी लगी है। लेकिन सामाजिक जीवन में आकर के जनसेवा का ढोंग मत करिए। आप जनसेवक हैं तो वो भूमिका में दिखने चाहिए। आपसे लोग प्रभावित होते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। जब किसी भी विचार में अगर कोई भी आप आडंबर की बात करते हैं तो उससे समाज पे धक्का लगता है। अगर समाज के बीच आपकी बहुत अच्छी छवि है तो और उस छवि में आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो व्यक्तिगत नहीं, आपको सामाजिक तौर पर लोगों को उससे झटका लगता है। तो जब आप समाज का हिस्सा हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ हमको करने के लिए लोगों ने चुना है, उसी के आप एक बार बताइए जितने वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों मिलते हैं आपको? इस तरह की जो व्यवस्था क्यों दी जाती है? जनता ने ही तो आपको चुना है। तो आप जनता के साथ कैसे खेल सकते हैं? आपको जनता के साथ नहीं खेलना चाहिए ना। सवाल हमेशा ये उठता है कि जब आपको इसी वजह से लाया गया तो आप दूसरे के लिए एक उचित व्यवस्था उत्पन्न करिए। आप बताइए ना, कोई जेपी आंदोलन के बाद या अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद कोई राजनीति में नई पीढ़ी को लाने के लिए कोई प्रयास किया हो? आपकी सर कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये नेता, जैसे आपने ममता बनर्जी का नाम लिया कि इनमें वो मादा है कि इन्होंने करके दिखाया, आपके हिसाब से देश में कोई नेता ऐसे है जिसमें इस तरह का हिम्मत हो, जज्बा हो देश के लिए करने का कि ये कर सकता है? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, अब जैसे वो इच्छा शक्ति मुझे नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दी थी जब वो 2014 का चुनाव जीत करके आए थे। देश के युवाओं ने, देश की महिलाओं ने, सबने उनका बहुत बढ़ चढ़ करके साथ दिया था और इसमें नो डाउट कोई नहीं कह सकता है पूरा देश इस तरह से। लेकिन मुझे वो चीज़ें उनमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वर्तमान में भी मुझे जिस बात से सबसे बड़ी राजनीति में मुझे आपत्ति है कि चुने हुए प्रतिनिधि को आप नहीं आगे ला रहे हैं, आप मनोनीत लोगों को आगे ला रहे हैं। आपको मैं एग्जाम्पल्स के तहत बता रहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा के लोग जनता द्वारा सीधे चुन के नहीं आते हैं, इसलिए सिर्फ प्रधानमंत्री लोकसभा चुन सकती है। आज वर्तमान में राजनीति में कौन आ रहा है? आज ऊपर के 4 मंत्रालय आप देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा से चुनकर आई हैं। लोकसभा चुनाव उनको लड़ा करके देखिए, उनको जनता के मुद्दे कैसे पता होंगे? वो बोल देती हैं कि हम प्याज तो खाते ही नहीं हैं। तो वो उनको जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है, बनता है। एस जयशंकर जी को आपने विदेश मंत्री बना रखा है। जब वो एज ए सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे थे तो उनको रिटायर करके मुख्य मंत्री पद देने की क्या जरूरत थी? क्या देश में वही विदेश सचिव आज तक हुए हैं? तब तो सारे विदेश सचिव भी बनाए जाएं। विदेश सचिव का पद अलग है, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह अलग है, जो विधायिका है वो अपनी जगह अलग है। रेल मंत्री आप देख लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी, उनको लाया जाता है ब्यूरोक्रेसी से, उनको बैठा दिया जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि जब आप किसी भी लोकतंत्र में इस जगहों पे किसको होना चाहिए था? एक युवा नेतृत्व आपको सामने होना चाहिए था, जो आने वाले समय में, मैं एक सवाल पूछता हूं, पूरा देश इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के बाद देश की राजनीति में प्रधानमंत्री पद संभालने की क्षमता किसके अंदर है और लंबे समय तक जो संभाल सके? फिलहाल तो उनके अलावा छवि किसी को समझ ही नहीं आती है। नहीं, इसलिए नहीं आ रही है ना कि देखिए हमेशा तैयार किया जाता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं, उसमें चीज़ें हो सकती हैं। देश के पास हमेशा विकल्प होता है और हम उसी के लिए तैयारी करते हैं, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो इतना बड़ा गैप कौन भर पाएगा? इतने बड़े नेतृत्व को, इतने बड़े देश को इस परिस्थिति में कौन संभाल पाएगा? इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि केवल राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, दूसरे फील्ड में कोई व्यक्ति जा सकता है, क्यों नहीं? तो राजनीति क्या सेकेंड हैंड गेम हो गया है क्या कि जो अपने फील्ड में काम न कर पाए वो राजनीति में चला आए, जब मन में आए तब चला आए, जब मन में आए चला जाए। आज राज्यसभा की स्थिति आप देख लीजिए, राज्यसभा में कौन कौन से लोग हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सवाल हमेशा यही उठता है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जो लोग उस पद पर हैं या उस जिम्मेदारी पर हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि उसको संरक्षण उनको देना है। वो अगर उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उन पदों पर क्यों रखा गया है? और जो चीज़ें संवैधानिक हैं,
अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसके आपको इसीलिए रखा गया है, आपको व्यक्तिगत सुविधाओं को लिए तो रखा नहीं गया है। सार्वजनिक जीवन में है तो आपको सार्वजनिक काम करने पड़ेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज हम मुकेश अंबानी और अदानी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हर नागरिक को अधिकार है, क्योंकि वहां पर आपको बैठाने का कार्य हर एक आम भारतीय ने मिल करके किया है। आज जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? उनका भी तो अधिकार है, उनका संरक्षण ही तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और खास करके उनकी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिनका काम है इन चीज़ों को संरक्षित करना, इनको देखना, उनको और बेहतर करना, अगर वही इन चीज़ों के रास्ते की रुकावट बनेंगे तो ये मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। समय की थोड़ी अभाव में एक सर आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल, लोग आजकल मूवीज़ को लेकर कह रहे हैं कि एजेंडा, जैसे धुरंधर हो गई, उरी हो गई, इन मूवीज़ को लेकर बोला जा रहा है ये किसी पार्टी को दर्शाती हैं, ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये कमज़ोर राजनीति की पहचान है। प्रोपेगेंडा आपके ऊपर कैसे हावी हो सकता है जब आप खुद से तैयार हों तो? मेरे खिलाफ कोई गलत चीज़ तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और जो जिन मूवियों की बात करी जा रही है उन मूवियों में क्या दिखाया गया है? ऐसा तो है नहीं कि कोई आंतरिक किसी के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश करी गई हैं। आप पूरे देखिए, मूवियाँ जो बनती हैं एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, उसमें कुछ फिक्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर हीरो को अगर मूवियों में दिखाया जाएगा तो हीरो थोड़ी पीटेगा 10। आप साउथ की मूवियाँ देखिए या हॉलीवुड में ही आप चले जाइए जिसको की बात है, तो हीरो का मतलब क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आदमी 10 विलेन हो या 50 विलेन हो, सबको मारेगा। क्या वास्तव जीवन में ऐसा हो सकता है? तो उसका पिक्चराइजेशन, उसको दिखाने बताने का तरीका अलग होना चाहिए। और दूसरे क्या है कि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर फिल्म नैरेटिव सेट कर सकती हैं तो आप ये सोचिए कि आपका नैरेटिव कितना कमजोर है, क्योंकि अधिकांश लोग तो बहुत सारे इस देश में जनसंख्या होगी जो फिल्म देखती नहीं है। तो अगर देखती नहीं तो नैरेटिव वहां तक पहुंचेगा कैसे? और ये कमजोर सा तर्क है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं तो आपको कुछ न कुछ उसमें कमियां ढूंढनी होती है। जैसे होता क्या है कि जब आदमी खुद बेहतर नहीं कर पाता है तो परिस्थितियों को दोष देता है और दूसरे को नीचा दूसरों को नीचा दिखाता है। तो ये अब एक आम हो गया है, क्योंकि अधिकांश जो राजनेता हैं वो जमीनी राजनीति से बहुत दूर हैं। वो बंद कमरों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं और उनको लगता है कि मीडिया, सोशल मीडिया, इसके द्वारा देश को चलाया जा सकता है। तो ये गलत है। ये सारी चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं। उनको जमीनी धरातल पर काम करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति नैरेटिव नहीं सेट कर सकता है, खास करके फिल्मों के माध्यम से। सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए। जो लोग इस शो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप दो चॉइसेस हैं, या तो जिस तरीके से मूक दर्शक जैसे बन के चुपचाप जो हो रहा है उसको देखते रहें, या फिर देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने का अगर जज्बा रखते हैं तो सर की संस्था, सर के थ्रू कनेक्ट हों और देश को बदलने का आज ही फैसला करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।